यह एक ठंडी अंधेरी रात है। 30 मई 1969 को 10:16 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक परिवार के संग्रहण के शोर को एक बार में गोलियों की बौछार से तोड़ दिया गया है और एक पिता को अपने घर में घातक रूप से हत्या कर दी गई है। डेविड फार्डे, दो बच्चों के पिता, 17 वर्षीय एक उच्च विद्यालय छात्र, फर्श पर लेटा हुआ है, एक बिना कारण के और सोच समझकर हिंसा का शिकार है। हत्यारा ने चेतावनी के बिना हमला किया है, कोई जबरन प्रवेश या संघर्ष के कोई निशान नहीं छोड़े हैं। फार्डे परिवार को एक तोड़फोड़ जिंदगी के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया गया है। हम 1100 फुलटन वे के ड्राइववे पर खड़े हैं, जहां एक दृश्य है जो हमेशा के लिए उन लोगों की यादों में अंकित हो जाएगा जिन्होंने उस रात में उपस्थित थे। दूर के सायरन की आवाज, हवा में गन पाउडर की सुगंध और एक जीवन की एक क्षणिक मृत्यु की भयानक भावना। एक बार शांतिपूर्ण पड़ोस अब एक अपराध स्थल है। पुलिस रेडियो और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ सायरन की आवाज और अपराध के घटनाक्रम को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एक अस्थायी अपराध टेप क्षेत्र को बंद कर देता है, एक कठोर याद दिलाता है कि क्या हुआ है। फ्लैशबल्ब की फीकी रोशनी अपराध विशेषज्ञों के चेहरों को चित्रित करती है, जो चौंकाने और निर्णय लेने के मिश्रण में हैं। डेविड फार्डे, एक उज्ज्वल और वादी उच्च विद्यालय छात्र, अब हमारे साथ नहीं है। अपने परिवार और दोस्तों से अपनी जिंदगी के शीर्ष पर ले लिया गया है। वह अधिक था बस एक शिकार, एक 17 वर्षीय लड़का जो आशाओं और सपनों से भरा था, एक भविष्य जो एक जानबूझकर मानव जीवन के लिए कोई सम्मान न रखने वाले एक भयानक के द्वारा बेरहमी से काट दिया गया था। उसकी निर्जीव शरीर की छवि हमारे दिमाग में अभी भी तैरती है, एक दर्दनाक याद दिलाता है कि एक जानबूझकर हिंसा ने समुदाय को अपने केंद्र तक हिला दिया। डेविड के परिवार को हमेशा के लिए उस विनाशकारी रात के दागों से ग्रस्त रहेगा। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है, एक दयाहीन हत्यारे के कार्यों द्वारा। दुनिया कभी भी डेविड फार्डे की कहानी को भूलेगी, एक जानबूझकर हिंसा के द्वारा एक जिंदगी को काट दिया गया। कुछ चिंतित पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी थी और यह थे जिन्होंने पहले पुलिस को फोन किया। उनकी भयभीत आवाज एक भयानक और भयानक दृश्य को चित्रित करती है। एक गोली चली है, उनमें से एक ने उद्घोषित किया। उनके शब्द एक तेजी से ग्रस्त समुदाय की भावना का प्रतीक थे। पुलिस कारें धीरे धीरे रुक गईं, उनकी लाइटें डेविड फार्डे के निर्जीव शरीर के ऊपर फ्लैश करती हुईं। जब पहले प्रतिक्रियक घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें एक दृश्य का सामना करना पड़ा जो उन्हें कई वर्षों तक याद रहेगा। एक युवा जीवन की हानि, एक परिवार को टूटना और एक हत्यारा अभी भी लापता। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, यह हिंसक कार्य के लिए जिम्मेदार कौन था? अब हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, जहां ज़ोडियाक किलर के पहले ज्ञात अपराध की जांच हमें एक अंधकारमय और उलझे हुए रास्ते की ओर ले जाएगी, हत्या, धोखाधड़ी और भ्रम का एक दुनिया। जब हम ज़ोडियाक किलर के अपराधों के बारे में जानेंगे तो हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें उनके अपराधों से प्रभावित किया गया था, और हम अपराधों के मोटिव और पहचान के सिद्धांतों को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करेंगे। हम अपराधों के सबूत, संदेह और ज़ोडियाक के ज्ञात अपराधों के बीच संभावित संबंधों का विश्लेषण करेंगे। प्रश्न अभी भी बना हुआ है, ज़ोडियाक किलर कौन था? केंद्रीय व्यक्ति इस मामले में आर्थर ली एलन है, जो उस समय कैलिफोर्निया के वैलेजो में रहते थे जब ज़ोडियाक किलर का आतंक का शासन था। एलन का जन्म 18 जून 1933 को हुआ था।
वह एक शांत असहज व्यक्ति के रूप में वर्णित थे जो खुद को अलग रखते थे। एलन एक सुपरमार्केट के लिए डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करते थे। अक्सर ज़ोडियाक किलर ने हमला किया था उस क्षेत्रों के माध्यम से यात्रा करते थे। उनकी सामान्य उपस्थिति और व्यवहार ने अधिकारियों को उन पर संदेह करने में मुश्किल बना दिया। आर्थर ली एलन ने एक अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जिया, लेकिन जैसे ज़ोडियाक किलर के अपराधों ने तीव्र हुए, उनका जीवन धीरे धीरे टूटने लगा। वह अपनी मां के साथ एक साधारण घर में अकेले रहते थे, जो कि बताया गया था कि वह बुजुर्ग और कमजोर थी। एलन को अपनी मां के साथ एक खराब संबंध था। अक्सर उन्होंने उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया। उनका काम उन्हें लंबे समय तक सड़क पर रहने की आवश्यकता थी और वे अक्सर बच्चों और किशोरों से मिलते थे, जो बाद में संदेह का कारण बने। हालांकि उनके जीवन में कुछ समस्याएं थीं, एलन को उन लोगों के लिए एक स्वीकार्य और आकर्षक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिन्होंने उन्हें जाना था। एलन की आकर्षक व्यक्तित्व का मुख्य कारण उनकी उन लोगों के प्रति दयालु प्रकृति थी जिन्हें वे दोस्त मानते थे। उनके साथियों ने उन्हें थोड़ा विचित्र लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाने वाला वर्णित किया। उनके कुछ करीबी दोस्तों में से एक स्थानीय डॉक्टर अक्सर बताते थे कि एलन उन्हें सैंडविच और ठंडे पेय पेश करते थे, जो उनके व्यक्तित्व में एक सहानुभूतिपूर्ण पहलू का सुझाव देता था। एलन की सामान्य उपस्थिति के कारण अधिकारियों को उन पर जासूसी करने में मुश्किल हो गई थी कि वह एक श्रृंखला हत्यारा हो सकते हैं। उनकी दोस्ताना प्रकृति ने कई लोगों को सोचने का कारण बना कि वे एक अच्छे सामर्थ्य हो सकते हैं, बजाय एक ठंडे खून वाले हत्यारे के। एलन के सामाजिक संबंधों में उनके छोटे से समुदाय के लोग शामिल थे, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। उनके दोस्त और पड़ोसी उन्हें विश्वसनीय मानते थे, लेकिन अधिकारियों को उन्हें ज़ोडियाक किलर ने हमला किया था उस समय के लिए उनके अलीबी की पुष्टि करने में मुश्किल हो गई थी। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह है एलन की रिपोर्ट की ज़ोडियाक किलर के अपराधों के प्रति उनकी रुचि थी, जो एक अस्वस्थ प्रतिबद्धता का सुझाव देती थी। ज़ोडियाक किलर के पहले पुष्टि किए गए हत्या से पहले के महीनों को एक बढ़ती हुई असहजता के साथ चिह्नित किया गया था। ज़ोडियाक किलर ने हमला किया था वाले निवासियों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के बीच 20 दिसंबर 1968 की रात वैले जो कैलिफोर्निया में एक ठंडी थी। एक गहरी धुंधल का सैन फ्रांसिस्को बे से आ रहा था, जो सड़कों और घरों को एक नम धुंधलके से ढक रहा था। यह एक शांत और शांति से भरा हुआ उपनगरीय पड़ोस था। आकाश एक गहरे नीले रंग का था, जिसमें चंद्रमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। लगभग 10 बजे परिवार शाम के लिए तैयार थे, जो आने वाले आतंक से अनजान थे। सड़कें खाली और शांत थीं, जिसमें केवल कभी कभी गुजरने वाले कारों ने शांति तोड़ी। आगामी महीनों में बे एरिया को एक श्रृंखला के अपराधों और हत्याओं से पीड़ित था, जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। वैले जो टाइम्स हरल्ड ने एक रहस्यमय संदेश के साथ विज्ञापन चलाए, जिसमें पुलिस और समुदाय के बढ़ते तनाव को बढ़ावा दिया। डेविड फाराडे, एक हाई स्कूल छात्र, ने अपनी 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड बेटी लू जेनसन को एक पार्टी में मिला था और उन्हें लवर्स लेन के साथ एक ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था। जब वे डेविड की कार में ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क के किनारे खड़ा देखा। यह किलर के लिए एक आदर्श अवसर था। लगभग 10:50 बजे डेविड फाराडे ने सड़क के किनारे पार्क किया और किलर ने अंधेरे से निकलकर एक शॉटगन और एक कैंची के साथ निकला। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और डेविड पर शॉटगन से गोली चलाई, जिससे वह तुरंत मारा गया। किलर ने फिर बेटी लू जेनसन पर गोली चलाई। जब कार दृश्य से दूर चली गई, तो 2 किशोर खून से लथपथ सड़क के किनारे पड़े थे
और किलर रात में गायब हो गया। गोलियों की आवाज ने शांति को तोड़ दिया, जिससे जो लोग इसे सुनते थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाद में पता चला कि कार का टायर फटा हुआ था और किलर का हाथ कार के दरवाजे पर था। बेटी लू जेनसन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह जल्द ही मृत्यु हो गई। किलर ने इसे बहुत सोच समझकर किया था, जिससे यह एक चोरी के बाद जैसा दिखाई दे। इस अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि किलर ने हमला करने के लिए कितनी बर्बरता का उपयोग किया था। यह तथ्य कि उसने शॉटगन का उपयोग करके 2 किशोरों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा, आज भी कई लोगों के लिए एक भयानक यादगार है। दृश्य में डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन खून से लथपथ सड़क के किनारे पड़े हुए, जो ज़ोडिक किलर के अपराधों की निरंकुशता का प्रमाण है। ज़ोडिक किलर ने हत्याओं के लिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पुलिस और समाचार पत्रों को पत्र भेजकर अपने रहस्यमय कोड और पत्रों के साथ उन्हें परेशान किया। यह ज़ोडिक किलर के आतंक का शुरुआती बिंदु था, जो उत्तरी कैलिफोर्निया में कई लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार था। जैसे ही अपराध की खबर फैली, समुदाय हैरान और नाराज हो गया। पुलिस ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है। किलर हमेशा एक कदम आगे था, जिससे उन्होंने पीछा करने के लिए कोई सबूत या सुराग नहीं छोड़ा। वेलेजो के लोग डर के मारे जी रहे थे, जो पता नहीं था कि किलर कब फिर से हमला करेगा। पुलिस विभाग पर मामले को सुलझाने का दबाव था, लेकिन सुरागों की कमी ने उन्हें परेशान किया। कमेंट: मुझे लगता है कि ज़ोडिक किलर के पास एक सहयोगी था, या वह एक अकेला शिकारी था। सिद्धांतों की बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात तय है कि ज़ोडिक किलर के अपराधों के पीछे की सच्चाई कभी पूरी तरह से पता नहीं चलेगी। हम अपनी जांच जारी रखते हैं, हम किलर के मन की गहराई में उतरेंगे और अपराधों के पीछे के संभावित कारणों की जांच करेंगे। 1968 के दिसंबर में ज़ोडियाक किलर की जांच शुरू हुई, जब पुलिस को एक श्रृंखला के क्रिप्टिक पत्र और कोड मिले। पुलिस का पहला जवाब था कि पत्रों को एक मजाक के रूप में देखें, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि लेखक अधिक खतरनाक था। पुलिस का पहला विचार था कि हत्याएं कई हत्यारों के काम की थीं, न कि एक व्यक्ति के। उन्होंने एक बड़े शोध अभियान की शुरुआत की, लेकिन सुरागों और सबूतों की कमी ने उनके प्रयासों को बाधित किया। जांच के दौरान पुलिस को एहसास हुआ कि वह एक अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर हत्यारे के साथ निपट रहे हैं। ज़ोडियाक किलर के पत्र की कुंजी सामग्री जो सब कुछ बदल गई, वह था जो 31 जुलाई 1969 को तारीखित था, जिसमें उसने 37 लोगों को मारने का दावा किया था। यह पत्र एक सिफर के साथ आया था, जो बाद में एक समूह के क्रिप्टोग्राफरों द्वारा क्रैक किया गया था। सिफर ने यह साबित किया कि ज़ोडियाक किलर एक सफेद पुरुष था, जो 35 और 40 वर्ष के बीच का था, जिसकी उच्च विद्यालय शिक्षा थी। पत्र में एक मानचित्र भी शामिल था, जो पहले 2 शिकारियों के स्थान की ओर इशारा करता था। पुलिस ने पत्र को गंभीरता से लिया और एक नए जांच अभियान की शुरुआत की, लेकिन यह कई वर्षों तक किसी भी ठोस सुराग के बिना रहा। मुख्य संदिग्धों में से एक था आर्थर ली एलन, एक दोषी से बच्चा दुर्व्यवहारी और 1972 में एक 9 वर्षीय लड़के की अपहरण का संदिग्ध। एलन को पुलिस द्वारा जांच की गई थी और यहां तक कि एक हस्तलिखित विशेषज्ञ द्वारा भी पहचाना गया था, लेकिन वह अंततः सबूतों की कमी के कारण मुक्त कर दिया गया था। दूसरा संदिग्ध रिचर्ड गायकोस्की था, एक पत्रकार और दोषी से बच्चा दुर्व्यवहारी, जिसे 1971